नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिनों पहले फार्म लॉ को रिपील करने की बात कही थी। राष्ट्र के नाम अपने इसी संदेश में उन्होंने जीरो बजट फार्मिंग या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात की भी की थी। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक, किसान, अर्थशास्त्री वगैरह शामिल होंगे। पीएम मोदी के इसके पीएम मोदी इससे पहले भी जीरो बजट फार्मिंग का जिक्र कुछ एक बार कर चुके हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17वीं लोकसभा की सबसे पहली स्पीच में इसके बारे में बात की। जीरो बजट फार्मिंग क्या है और इसके बारे में इतनी बातें क्यों हो रही है, सबको समझने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि और इंडस्ट्री सेक्टर के विशेषज्ञ मनीष जी। मनीष जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद। जो आपने एक अपने ओपनिंग रिमार्क में कही बात, मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने जो अभी 19 नवंबर को अपना एक राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था, उसमें उन्होंने चर्चा की कि हम लोग जो ज़ीरो कॉस्ट फार्मिंग है, उसके रास्ते से हम लोग देख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में कुछ सुधार हो सके। इस बारे में पहली बार बात नहीं हुई, जैसा कि आपने भी कहा। 3-4 साल पहले के इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग इसका पहली बार चर्चा देखते हैं सरकारी दस्तावेजों में। उसके बाद नीति आयोग की जो एक स्टडी ग्रुप बनी जिसने अध्ययन किया और उसमें तमाम तरीके के सुझाव हैं, जिसमें से एक सुझाव ये भी है कि हम जीरो कॉस्ट फार्मिंग पे ध्यान दें और जीरो कॉस्ट फार्मिंग के थ्रू जो नेचुरल फार्मिंग है उसको प्रमोट करें और इससे किसानों को फायदा हो सकता है। इसमें बात एक्चुअली दरअसल ये है कि जो कमिटी नीति आयोग की बनी थी वो बेसिकली इस बात पे बनी थी कि किस तरीके से किसानों की आमदनी को हम दोगुनी कर सकें 2022 तक। अब किसानों के आय को दोगुनी करने के लिए नीति आयोग के जो दस्तावेज हैं उसमें बहुत सारे सुझाव दिए गए। उसमें से एक प्रमुख सुझाव ये भी था। अब इसमें जो बेसिकली सुझाव के 2 आयाम हो सकते हैं, खासकर आमदनी बढ़ाने के लिए। उसमें एक ये हो सकता है, या तो आप अच्छी कीमत मिलना शुरू हो जाए किसानों को, बहुत ज़्यादा कीमत मिले जिससे उनकी आमदनी बढ़े। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो कॉस्ट का साइड है, जो उनकी लागत है उसमें कमी लाई जाए और उससे उनको फायदा पहुंचाया जाए। तो सरकार के लोगों को और सरकार में जो नीति बनाने वाले लोग हैं उनको ऐसा लगा कि अगर हम कॉस्ट के साइड से इंटरवीन करेंगे तो संभवतः किसानों की आमदनी को हम दुगुनी कर सकते हैं। ये तमाम सुझावों में से एक सुझाव उनका था। जो आपने कही जीरो कॉस्ट फार्मिंग, उसको कई नामों से हम जान रहे हैं, जीरो बजट फार्मिंग भी उसको कह रहे हैं, उसको नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं। तो तमाम तरीके की चीजें हैं उसमें। उसका जो सबसे करीबी हम लोगों को दिखता है, जो ऑलरेडी प्रचलित फॉर्मेट ऑफ कल्टीवेशन है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है। लेकिन जिस जानकार ने जीरो कॉस्ट फार्मिंग को दिया और जिसको सरकार ने जहां से अडॉप्ट किया, उनका ये मानना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी गलत है। तो उनके हिसाब से ऑर्गेनिक फार्मिंग भी और जो ये केमिकल जिसमें इस्तेमाल होता है वो फार्मिंग भी गलत है। जो इनका तरीका है उसमें बेसिकली इसके 4 आयाम हैं। जिसको बेसिकली बहुत ही प्रचलित नाम है जीवामृत, बीजामृत और एक है जो मॉइस्चर को कंटेन करने के लिए है, सब जो मुझे अभी अचानक से याद नहीं है। तो ये 4 बेसिकली 4 नाम हैं, जो 4 पिलर हैं इस पूरे प्रोग्राम के, जिसमें बीज के द्वारा, उसके बाद मिट्टी में सुधार के द्वारा, उसके बाद नमी कैसे कंट्रोल किया जाए उसके द्वारा, और कुछ प्लांट प्रोटेक्शन का इसमें जिक्र आता है, जिसके द्वारा ये कोशिश करते हैं कि इनका सुझाव ये है कि इससे जो उपज आज की तारीख में हो रही है वही उपज होगी। और भी बहुत तरीके के क्लेम है। जैसे इसमें एक ऐसा भी क्लेम है कि जो लोग नेचुरल फार्मिंग के द्वारा उपज को खाएंगे उनका क्राइम करने का इंटेंसिटी घट जाएगा। तो इस तरह के भी क्लेम बहुत सारे हैं। जो मेन पद्धति और जो मेन इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है इस पूरी चीज में, वो है गाय का गोबर और गाय का पेशाब। तो इन दोनों चीज मुख्य इंग्रेडिएंट है इसमें चारों पद्धति के अंदर में। और इसमें से जो इसके अलावा भी जैसे कुछ फल है, नीम का इस्तेमाल है, दाल का आटा या बेसन कह लीजिए उसका इस्तेमाल है। तो इन तमाम नेचुरल तरीके से ये कोशिश ये की जाती है कि इस पद्धति के अंदर में कि जो कीटनाशक की जरूरत है किसानों को,
जो दवाई बाहर से वो खरीदते हैं उसकी जरूरत ना पड़े, जो खाद यूरिया वगैरह जो डालते हैं या पोटास जो एडिशनली डाला जाता है इनऑर्गेनिक केमिकल्स के द्वारा मिट्टी में, उसको डालने की जरूरत ना पड़े किसानों को। और इन सिंचाई का जितना रिक्वायरमेंट होता है उससे कम रिक्वायरमेंट हो नेचुरल फार्मिंग के अंदर में, इसकी कोशिश की जाती है। और इन तमाम दावों के साथ में ये कहा जाता है कि जो लागत खर्च होता है वो नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। लेकिन जो क्लेम अपने आप में बहुत ही मतलब बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया दावा है ये। जी। तो मनीष जी, जैसा आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा, वो अपने दर्शकों को भी बता दें कि आज का खर्चा पानी मोटा मोटी 3 सेगमेंट में डिवाइड होगा। पहले सेगमेंट के बारे में मनीष जी बात कर चुके हैं, जहां पे हम समझे कि जीरो बजट फार्मिंग क्या होती है। दूसरे सेगमेंट में इसके प्रोज एंड कॉन्स को समझेंगे, और तीसरे सेगमेंट में बात करेंगे इसकी फिजिबिलिटी की। तो पहले सेगमेंट में फिर से वापस चलते हैं, जैसा कि आपने कहा और जैसा नाम सजेस्ट करता है, तो क्या इस तरह की फार्मिंग में किसानों का एक भी पैसा खर्च नहीं होता है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और इसमें हम लोगों को ये बात बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है कि ऐसा लगता है इस नाम से कि जीरो कॉस्ट फार्मिंग में कॉस्ट बिल्कुल कुछ नहीं है। लेकिन आप अगर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, इसके जो वैज्ञानिक आधार है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आर्थिक पक्ष है जिसमें आर्थिक क्लेम किया जा रहा है कि कॉस्ट बिल्कुल नहीं होगा, वो बिल्कुल ही गलत क्लेम है, वो दावा गलत है। अब जैसे इसको थोड़ा सा गहराई में जाकर के हम देखें कि खेती किसानी करने में आखिर किन किन मदों में खर्च होती है। खर्च होते हैं, बीज का खर्च है, खाद का खर्च है, सिंचाई का खर्च है, मजदूर का खर्च है, कुछ मशीन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका खर्च है, जमीन है, अगर आपने जमीन बटाई पे लिया है किसी से तो रेंट आपको देना पड़ेगा। तो ये तमाम मद के अंदर में खर्च होते हैं। अब आप ऐसा कीजिए, क्योंकि जो पद्धति जिसका जिक्र अभी हमने किया उसके अंदर में बीज और खाद और कीटनाशक, इसके अल्टरनेटिव का सुझाव दिया गया है जीरो बजट फार्मिंग और जीरो कॉस्ट फार्मिंग के अंदर में। तो अगर हम ये मान के भी चले कि जो सुझाव दिए गए हैं, जो अल्टरनेटिव दिए गए हैं, उसकी कोई कीमत नहीं, तो कितना पैसा, जो कितना खर्च का कितना हिस्सा यहां से निकल जाएगा। तो जो अभी मैं कैलकुलेशन कर रहा था धान के लिए, उसमें तमाम राज्यों में अगर आप देखें तो कीटनाशक, खाद और कीटनाशक, खाद और बीज, इन तीनों के मद के अंदर में जो खर्च होता है वो लगभग आपका 5% से 20% होता है। अगर पूरे देश के लिए अगर हम देख लें तो वो लगभग 14% के आसपास में आता है। अब 14% आपका इन मदों में खर्च हो रहा है जिसका अल्टरनेटिव सुझाया गया। अब ये अल्टरनेटिव सुझाने के बाद दावा ये किया जाता है कि ये कॉस्ट को पूरा का पूरा जीरो कर देगा। बाकी का जो 86% है कॉस्ट का हिस्सा, उसके ऊपर में कोई भी सुझाव नहीं किया गया, और उसको बहुत ही आसानी से जो लोग इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जीरो कॉस्ट फार्मिंग इन रियल सेंस जीरो कॉस्ट फार्मिंग है। ऐसा बहुत सारा खर्च है जो वहां पे होता है। अब इसमें दूसरी बात यह है कि जिस तरह का सुझाव दिया गया है इसमें, उसमें कहा जाता है कि गाय का गोबर की जरूरत है, और गाय भी कौन सा, तो वो देसी होना चाहिए, जर्सी गाय नहीं होना चाहिए, क्रॉस ब्रीड नहीं होना चाहिए। गाय के मूत्र की जरूरत है, फिर उसके बाद जो दाल है उसका आटे की जरूरत है, और इस तरह से बहुत सारे सुझाव जो दिए गए हैं, बहुत इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं, वो भी तो फ्री में कहीं से मिलेगा नहीं, उस पर भी कुछ खर्च तो होगा ही। तो क्या वो खर्च जो वो करेंगे, और जो खर्च वो अभी आज की तारीख में कीटनाशक पे, खाद पे और बीज पे जो कर रहे हैं, क्या उस खर्च से वो कम होगा या ज्यादा होगा, ये चीज भी देखने की जरूरत है। तो जो हम ये कह रहे हैं कि जीरो कॉस्ट फार्मिंग में लागत कम हो जाएगी, वो बिल्कुल ही तथ्यहीन बात है। उसमें और सच्चाई ये है कि ज्यादातर जो खर्च आज की तारीख में किसानों का कैसा हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने मैं कहा था उस दिन कि हमारे देश के अंदर में मझोले और सीमांत किसान या छोटे किसान बहुत ज्यादा है। लगभग 85% के आसपास में है वो किसान, छोटे मझोले, छोटे और सीमांत किसान। उसमें से बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो आप यूपी और बिहार के बारे में अगर जानते हो, जहाँ पे मैंने अध्ययन भी किया, वहां पे लीज पे लोग बटाई पे लेकर काम करते हैं। लैंड रिकॉर्ड में वो कहीं दिखता नहीं है, सरकारी आंकड़ों में वो कहीं दिखता नहीं है, लेकिन वास्तविक धरातल की सच्चाई ये है कि जो इस तरह के छोटे किसान हैं वो जमीन किसी का लेकर के उस पर खेती करते हैं, वो टेनेंट फार्मर है।
जिनको अपने जमीन पे बहुत हद तक रेंट देना पड़ता है, जो उनकी कॉस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इन तमाम जो खर्च होते हैं किसानों के, उसका कोई भी चर्चा इस जीरो कॉस्ट फार्मिंग के अंदर में नहीं आता है। तो ये चीज कहना कि जीरो कॉस्ट फार्मिंग में किसानों की लागत बिल्कुल नहीं होगी, जो भी घर के अंदर में उपज होगा। अब अगर मजदूरी कोई करता है, चाहे वो परिवार का मजदूरी हो, चाहे वो किसी और को हायर करके आप सिंचाई करवाएंगे या फिर जुताई करवाएंगे या हल ट्रैक्टर चलवाएंगे या ट्रैक्टर लाएंगे, मशीन किराए पे लाएंगे, इन सभी चीजों में आपका खर्च होने वाला है। इसमें कोई कटौती नहीं है, नहीं इस तरह का सुझाव है जीरो कॉस्ट फार्मिंग के अंदर में। तो फिर आखिर किस आधार पे ये चीज क्लेम किया जा रहा है कि उसमें जो कॉस्ट है किसानों का वो बहुत ही हद तक जीरो हो जाएगा या कम हो जाएगा, जो जिस तरह से नाम सजेस्ट करता है। और कई लोग इस तरह का सवाल मुझसे भी पूछते हैं कि जीरो कॉस्ट फार्मिंग है, अब तो अगर इस तरह का किसान जीरो कॉस्ट फार्मिंग करेंगे तो उनको पूरा का पूरा शुद्ध मुनाफा मिलने वाला है, उनका तो कुछ लागत ही नहीं गया। लेकिन जो उनका अपना मेहनत है, जो बाकी सारे खर्च हैं, जो 86% मैंने बताया कि उस तरह के खर्च हैं, उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं है। और जो अल्टरनेटिव सुझाए जा रहे हैं उसमें भी जो खर्च हो रहा है वो भी तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये जीरो कॉस्ट फार्मिंग बेसिकली तथ्यहीन बात है। इसमें एक चीज और भी जोड़ना चाहूंगा, एक क्यूरोसिटी वाइज है कि अगर बाय द वे वो मेरा ही खुद का लैंड भी है और मैं मजदूरों से नहीं भी फार्मिंग करा रहा हूँ, तो लेकिन अन्य इंडस्ट्री में भी तो उसको कैपिटल उसकी तरह लिया जाता है। जो मेरा लैंड है जहाँ पे मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, मैं चाहे उसका किराया नहीं दे रहा हूँ, तो क्या वो कृषि इंडस्ट्री में या फार्मिंग इंडस्ट्री में क्या उसको जीरो लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, यही तो बात है जो किसानों और सरकार के बीच में कई लंबे समय से एक डिबेट चलता आ रहा है, खासकर वो एमएसपी के मामले में जो हम लोगों ने पिछले सप्ताह बात किया। बात क्या है? बात ये है कि सरकार ये मान के चलती है कि, या जो आज की तारीख में जो नीति बनाए जा रहे हैं उसमें ये मान के चला जा रहा है कि जमीन का कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। जी वही। लेकिन सच्चाई ये है कि जमीन का भी एक अपना वैल्यू एडिशन है, और कई बार तो वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी है, लेकिन वो लैंड रिकॉर्ड में दिखता नहीं। जैसा मैंने आपको टेनेंट किसानों के बारे में बात किया, कई जगह पे जमीन का इस तरह से लीज लेना आना और जमीन का एक पर्टिकुलर साइज से ज्यादा रखना इलीगल माना जाता है, लेकिन लैंड रिकॉर्ड में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। मैं 2012 में और उसके बाद 2017 में 18 में बिहार के कई गांवों में जाकर के फील्ड सर्वे किया। मुझे क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड होती है बात और उसमें गोपनीयता की शर्त होती है, लेकिन ये भी चीज हमें पता चला उसमें, जब किसानों, बड़े किसानों से खासकर जब बात कर रहे होते हैं, तो देवी देवताओं के नाम पे जमीन है। तो बेनामी जमीन जिसको हम लोग कहते हैं, जो किसी के पोसेशन में है, किसी के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन उस पर खेती होती है, वो किसी को देते हैं जिससे वो पैसा लेते हैं। बटाई किसान इस तरह से लेते हैं। तो ये चीज को इग्नोर करना बहुत ही अपने आप में खतरनाक हो जाता है। ये बहुत ही छोटा इग्नोरेंस नहीं है, ये नजरअंदाज करना बहुत ही खतरनाक है, खासकर उन किसानों के लिए जो सच में अपने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करते हैं इन मदों में। अगर हम वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं भी हो रहा है, तो जमीन का एक अपना वैल्यूएशन है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। खासकर हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट है। तो अगर कोई टूथपेस्ट बना रहा है तो उसकी लागत के अंदर में वो जिस जमीन पे फैक्ट्री बना के रखा हुआ है, उस जमीन का जो खर्च है वो भी उसमें इंक्लूडेड। यही मेरा पॉइंट। एमआरपी के अंदर में जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, तो फिर किसानों के लिए जो लागत आप तैयार कर रहे हैं उसमें जमीन का क्यों ना हो? तो ये सवाल बहुत ही वाजिब है, और ये चीज बिल्कुल हम लोगों को जब कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, और यही चीज है कि इन तमाम चीजों को इग्नोर एक पॉलिसी डिजाइन के तहत इग्नोर किया जा रहा है। न सिर्फ एमएसपी के लिए, अभी हम जीरो कॉस्ट फार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं, उसके पॉलिसी डिजाइन के अंदर में भी इस चीज को इग्नोर किया जा रहा है। दूसरा सेगमेंट में चलते हैं कि सरकार इसको फिर इतना क्यों प्रमोट कर रही है, इसके किसानों के लिए फायदे क्या हैं, और अगर साथ ही इससे जुड़ा कुछ नुकसान हो तो वो भी बताए। कुछ चीजें आपने कवर कर दी, लेकिन स्पेसिफिकली अगर बोले इनके अलहदा भी कुछ चीजें हैं, जैसे आपके एनवायरनमेंट को लेके बातें की जा रही है, ये सब चीजें अगर आप बताना। देखिए, जो सबसे पहली बात आपने कही कि सरकार क्यों प्रमोट कर रही है, देखिए सरकार कुछ लोगों को कंसल्ट करती है जिनसे वो सलाह ले करके फिर उसके बाद कुछ नीति बनाते हैं। बात ये है कि सरकार इस बात से कन्विंस है, मेरे हिसाब से संभवतः उनको ये लग रहा है कि कॉस्ट में सच में गिरावट आएगी, शायद इस बात से कन्विंस है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये नहीं होने वाला है।
और इसलिए बहुत जरूरत है इस बात को पब्लिक डोमेन में लाने की कि जो जीरो कॉस्ट हम बोल रहे हैं, वास्तविक सच्चाई ये है कि वो जीरो कॉस्ट नहीं है। ये पहली बात है। शायद सरकार इस बात से कन्विंस है कि वो जीरो कॉस्ट है, और वो जो उनका एक टारगेट है फार्मर्स के इनकम को डबल करने की, उसके रास्ते में वो एक अच्छा कदम के तौर पे इसको देख रहे हैं कि अगर हम कॉस्ट को कम कर देंगे तो जो फार्मर्स इनकम है वो बढ़ेगा। ये उनका मानना है और शायद इसी कन्विक्शन के साथ में वो उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये कि इसका गंभीर परिणाम क्या है। देखिए, बात ये है कि इसके बारे में जो अध्ययन है कुछ लोगों ने किया, और जो लोग क्लेम करते हैं इसके अच्छाई को लेकर के, वो लोग लगातार कह रहे हैं कि हमने इसको 20 साल से ज्यादा से लगभग इसका अध्ययन किया है। लेकिन इसमें भी एक सच्चाई ये है कि पब्लिक डोमेन के अंदर में कोई भी इंडिपेंडेंट रिसर्च इस मामले को लेकर के आज की तारीख में नहीं है जो ये कह सके कि सच में जो उपज है वो बढ़ेगा या घटेगा या फिर लगभग बराबर रहेगा। ऐसा कोई भी क्लेम आज की तारीख में कोई भी नहीं कर सकता है। कोई ये भी नहीं कह सकता कि घटेगा या बराबर रहेगा, ये भी नहीं कह सकता है कि बढ़ेगा। तो ये एक ऐसा पक्ष है जो पूरे इस पॉलिसी को रिस्क जोन में डाल देता है। मतलब अब मान के चलिए कि आज की तारीख में इस तरह का पॉलिसी ले लिया जाए कि नेचुरल फार्मिंग सरकार कंपलसरी कर दे, मान लीजिए, तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि कोई बिना रिसर्च के अगर हम इस चीज को प्रमोट करने लगे या इस चीज को कहने लगे, हालांकि ऐसा नहीं होने वाला है कि सरकार एक दिन में अचानक से कहे कि सब कुछ नेचुरल फार्मिंग हो, लेकिन फिर भी अगर अचानक से प्रमोट करने लग जाए तो एक रिस्क जोन में पूरा का पूरा फार्मिंग को हम डाल सकते हैं। न सिर्फ हम फार्मिंग को डालेंगे, न सिर्फ किसानों के आय को डालेंगे संकट में, बल्कि हम जो हमारा खाद्य संकट है वो भी गंभीर हो सकता है। इस पूरे जो हमारा फूड सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है वो भी एक गंभीर संकट के में जा सकता है। ये भी संभावना है क्योंकि पैदावार को लेकर के जो उपज है, जो यील्ड है, उसको लेकर के कोई खास कन्विक्शन के साथ में कोई आज की तारीख में नेचुरल फार्मिंग या फिर जीरो बजट फार्मिंग के अंदर में कितना उपज होगा उसको लेकर के कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अभी कुछ दिन पहले ही या कुछ महीने पहले ही श्रीलंका में ऑर्गेनिक फार्मिंग को कंपलसरी कर दिया सरकार ने, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जो हम खाद को इंपोर्ट कर रहे हैं, फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर रहे हैं, वो उससे बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज खर्च हो रही है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होना चाहिए। उन्होंने कर दिया। उसके बाद किसानों ने इस चीज को लेकर के प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद हुआ क्या, उनको वो जो यील्ड था उनका वो घट गया, उनको इंपोर्ट करना पड़ा अनाज। खाद्य संकट जो आया था जिसकी न्यूज़ थी, क्या उसी के चलते था? उसका जुड़ाव? बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ, उसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ कि श्रीलंका में ये एक बहुत गंभीर संकट पे बन गया। तो उसके बाद उनको वापस उस कदम को लेना पड़ा। यहाँ पे एक और चीज जो मैं जोड़ना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक कल्टीवेशन और नेचुरल फार्मिंग जो आज की तारीख में हम बोल रहे हैं, जिसको प्योरेस्ट फॉर्म लोग क्लेम करते हैं कि ये ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के अंदर में भी जो प्योरेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इसके अंदर में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल नहीं है, इसके अंदर में ऐसे गोबर का इस्तेमाल नहीं है जो जर्सी गाय का हो या फिर क्रॉस ब्रीड का हो। तो लेकिन अगर हम फिर भी मोटा मोटी तौर पे मान के चले तो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन का एक अपना बाजार बना हुआ है, और उस बाजार के अंदर जो कि एक सीमित बाजार है, और वहां पे जो सामान उपज होकर के जाता है मार्केट के अंदर में, और उसकी कीमत कहीं ना कहीं 2 गुना 3 गुना जो वही चीज जो साधारण तरीके से अगर कल्टीवेट किया जाए उसके तुलना में होगा। आप आज की तारीख में हम लोग दिल्ली के बाजारों में अक्सर ये चीज देखते हैं कि ऑर्गेनिक स्टॉल पे अगर आप चले जाइए तो वहां पे जो सामान रखा हुआ है वो लगभग 3 गुना 4 गुना 5 गुना ज्यादा कीमत पे है, जो आप वही चीज साधारण कल्टीवेशन वाले प्रोडक्ट पे चले जाए तो एक बाजार उनका अपना है जिसके तहत वहां से आमदनी होती है। लेकिन दूसरा पक्ष इसमें यह भी है, क्योंकि उसमें एस्टैब्लिश्ड रिसर्च आ चुके हैं कि ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के अंदर में खर्च भी है। ऐसा नहीं है कि वहां पे खर्च नहीं है, लेकिन जिस चीज की बात आज हम कर रहे हैं वो उसके अंदर में भी एक प्योरेस्ट फॉर्म उसको मान करके चल रहे हैं लोग, और नेचुरल फार्मिंग बोल रहे हैं। तो वहां पे क्या खर्च होगा और खर्च का भी सही तरीके का अनुमान आज की तारीख में पब्लिक डोमेन में नहीं। ये तमाम पहलू जो है वो सवालों के घेरे में आज भी है, और ये सवाल जीवित है।
और ये सवाल जीवित होने के कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी इस तरह के प्रोग्राम को प्रमोट करने से पहले आपको अपने आधार मजबूत करने की जरूरत है, और बिना मजबूत किए हुए आधार को आप एक रिस्क जोन में पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था को आप डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि इस पे आप गंभीर चिंतन करें। आपने अभी कहा कि इसमें जरूरी है कि आप गंभीर चिंतन करें। उससे पहले आपने ये भी कहा कि रातों रात ये लागू हो जाएगी, ऐसी ऐसी संभावनाएं नहीं है। खास तौर पर जब सरकार कृषि कानूनों को लेकर दूध की जली है। साथ ही साथ इसमें मैं एक बात और भी जोड़ना चाहूंगा, एक सवाल के रूप में एक कमेंट है कि जब इस जीरो फार्मिंग की वो बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि अभी इसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा, कृषकों को, कृषि वैज्ञानिकों को, कृषि अर्थशास्त्रियों को साथ साथ लाएंगे। तो क्या उनमें ये स्टडीज निकल के आएंगी, सर्वेज निकल के आएंगे, या किस तरीके से होगा, किस तरीके से लागू होगा, या फिर सरकार एनीवे इसके प्रति पॉजिटिव लग रही है? जी देखिए, इसके अध्ययन को लेकर इसके कई पक्ष हैं। अगर हम वैज्ञानिक तरीके से इसको समझने की कोशिश करें तो बात इसमें यह है कि जो जमीन के अंदर में मूलभूत बदलाव होगा, अगर मान लीजिए नेचुरल फार्मिंग कोई करना शुरू करता है तो उससे क्योंकि ऑलरेडी उसमें एक इनऑर्गेनिक कल्टीवेशन हो रखा है, उससे खाद वगैरह का इस्तेमाल हो रखा है, तो अगर आप नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें कुछ समय का आपको लग सकता है। अभी तक इस तरह का अध्ययन मेरी जानकारी में तो नहीं, अगर कहीं हो भी रहा होगा तो मुझे लग रहा है कि कम से कम उसको 3 साल, 4 साल, 5 साल लग सकता है इस तरह के अध्ययन को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए कि आखिर हुआ क्या, किस तरह का बदलाव उसमें नोटिस किया गया और किस तरह के रिक्वायरमेंट उसमें थे, कितना खर्च हुआ और खर्च क्या पहले से ज्यादा हुआ या कम हो गया। तो इन तमाम पहलू को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि इमीडिएटली हमारे पास में इसका आंसर मिलने वाला है। और अगर हम एक कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन से उम्मीद करते हैं कि वो इस तरह का अध्ययन करके हमारे पास में लेकर के आए और पब्लिक डोमेन में लाए ताकि हम सभी लोग पढ़ सके, देख सके उसको, उसमें भी कम से कम 4 साल 5 साल तो लगेगा। तो इसीलिए मैं ये कह रहा था कि इसको आज की तारीख में पूरी तरह से लागू कर देने के लिए अगर सही तरीके से अगर इस पे सोचा भी जाए तो भी आज की तारीख में लागू करने के लिए हमारे पास कोई भी आधार इसका नहीं है इतना स्ट्रांग कि हम कह दें कि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और बहुत अच्छा तरीके से करने वाला है। जो आखिरी चीज मैं जो कहना चाह रहा था वो ये कि हम किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए जीरो कॉस्ट फार्मिंग की बात करते हैं, कभी कुछ और करते हैं, कभी 3 कानून आते हैं, हम तमाम तरीके की बातें इधर उधर घूम फिर करके कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो आज की वास्तविकता है किसानों की, उसके आधार पर उनको उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए आखिर हम कर क्या सकते हैं ताकि उनका जो उनका अपना जीवन स्तर भी सुधार हो सके। और जो उनको कर्ज लेने जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली बार भी चर्चा की, कर्ज लेना पड़ जाता है उनको, तो वो सारे जीवन स्तर में सुधार हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि जो आज की तारीख में जो कल्टीवेशन का प्रैक्टिस हम कर रहे हैं उसमें सुधार की जरूरत है, लेकिन सुधार यहीं से करने की जरूरत है। कोई एलियन सुधार इसमें नहीं हो सकता है, कोई बाहर से सुधार ला करके नहीं किया सकता है। और इसीलिए बहुत जरूरत है इस बात की कि किसानों के जो कॉस्ट के साइड में आप इंटरवीन करने की कोशिश कीजिए, रिसर्च कीजिए, और इन तमाम तरीके के रिसर्च का अगर जैसे एक सच्चाई ये भी है कि जो हिंदुस्तान का जमीन या मिट्टी का जो गुणवत्ता है आज की तारीख में, उसमें बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं उसकी कमी है, और इसीलिए उस पोषक तत्व को ऊपर से डालने की जरूरत पड़ती है ताकि उपज अच्छा हो, जिसमें तमाम तरीके के फर्टिलाइजर आ जाते हैं। ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ये तमाम तरीके के रिसर्च के द्वारा जो सामने आया हुआ है वो तथ्य है, और इसका करने के बाद हमारे पास एक परिणाम भी मिलता है जो ये बताता है कि उपज में से अंतर पड़ता है। कोई खेत जहाँ पे आपने फर्टिलाइजर नहीं डाला, कोई खेत जहाँ पे आपने फर्टिलाइजर डाला, दोनों की उपज में आप अंतर को महसूस कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान एक व्यापक बहुत बड़ा देश है, अपने आप में एक सब कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पे एक राज्य का जो स्थिति है वो दूसरे राज्य से बहुत भिन्न है। तो इस तरीके से एक ब्लैंकेट फॉर्मूला बना करके जो 4 पिलर आपने जिक्र किया जीरो कॉस्ट फार्मिंग का, वो 4 पिलर हर जगह के लिए एक
तरीके से लागू होगा। जैसे कर्नाटका में इसको लेकर के अध्ययन हुआ और उसके अध्ययन में जो सरकारी रिपोर्ट पेश किया गया वो कहीं बहुत हद तक उसको बहुत अच्छा सब कुछ बताया। एक इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं है, इसलिए हम उसको साइड में रखते हैं, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते। लेकिन जो कर्नाटका में जो रिसर्च का आउटपुट हुआ, अगर हम मान के भी चले कि वो अच्छा हुआ, तो जरूरी नहीं है कि वो बाढ़ प्रभावित बिहार के लिए भी सही होगा, वो आसाम के लिए सही होगा, वो जम्मू कश्मीर के लिए सही होगा। तो ये जो डायनेमिक्स है कृषि का और खासकर इंडियन एग्रीकल्चर का, उस डायनेमिक्स को भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बहुत जल्दीबाजी है इस तरह का क्लेम भी करना। क्लेम तो खैर इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ हास्यास्पद क्लेम भी है। जैसे मैंने आपको कहा कि क्राइम का रेट कम हो जाएगा अगर लोग नेचुरल फार्मिंग से खेती किया हुआ अनाज खाते हैं। तो ये तमाम जिसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। वैसे इस बात का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन तो हो ही नहीं सकता है कि क्राइम बढ़ा या घटा जी, लेकिन इस बात का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि उपज में क्या परिवर्तन हुआ। तो उन तमाम चीजों को, देश के अलग अलग राज्यों में इसका क्या प्रभाव हो सकता है, उन तमाम चीजों को हम लोगों को सोचने समझने की जरूरत है, उसके अध्ययन का इंतजार करने की जरूरत है। और मुझे लग रहा है कि सरकार थोड़ा समय लेकर के तमाम पक्ष से बात करेगी। जो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं उनसे उन्होंने पहले भी बात किया है, वो नीति आयोग के पैनल में भी रहे हैं, और जहां से नीति आयोग के जो बहुत लंबा चौड़ा रिपोर्ट भी जो बना, उसके अंदर में भी ये बातें शामिल की गई। तो मुझे लग रहा है कि जो दूसरा पक्ष है जो इसको लेकर के क्रिटिसाइज कर रहा है, जो इसके खामियों को सामने ला करके रख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि निंदक नियरे राखिए वाली बात को सरकार को लागू करना चाहिए और उन लोगों की बात भी सुननी चाहिए, ताकि इस तरह का जो कदम आगे बढ़ा करके वापस लेने वाली घटना फिर ना हो। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, आप स्टडी के बारे में यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे एग्जिट पोल होता है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, वो 1 महीने में या 2 महीने में कंडक्ट हो जाता है, क्योंकि वो सर्वे की तरह होते हैं। लेकिन ये पूरी एक स्टडी होगी जिसमें कि पहले अगर उसमें इनऑर्गेनिक फार्मिंग की गई है तो उसको पहले डाइल्यूट करना पड़ेगा, 6-7 साल बाद रिजल्ट दिखेंगे, तो ये और वो कॉम्पैक्ट रिजल्ट आएंगे। तो इसमें एक लंबा टाइम तो टेकिंग प्रोसेस है, इवन इसका सर्वे भी या इवन इसकी स्टडी भी। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसके अध्ययन में एक वक्त लग सकता है, क्योंकि आप ये नेचुरल चीज है कि हम इतने सालों से ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड से लगातार हम शुरुआत करते हैं। आखिर ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड की जरूरत क्या पड़ी थी? उस समय तो हम खाद्य संकट से गुजर रहे थे, देश युद्ध झेल रहा था, और तमाम संकटों के बीच में हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन का स्वागत किया। उस समय के प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया ताकि किसानों को प्रमोट किया सके। इन तमाम चीजों के बाद में जो आज की पद्धति जो हम लोग बहुत हद तक इस्तेमाल कर रहे हैं खेती किसानी के अंदर में, वो उसकी जड़ें ग्रीन रिवॉल्यूशन से आती, चाहे वो नई तकनीक हो, चाहे वो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो, चाहे वो डिफरेंट वैरायटीज का इस्तेमाल हो, सिंचाई का एक इम्पोर्टेंट रोल जो हो, इन तमाम चीजों की जड़ें वहां से आती हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि इतने सालों से एक प्रैक्टिस हम लगातार कर रहे हैं, तो जो हमारे कृषि के जो एक अपने आप कल्चर, एक संस्कृति है, उसके अंदर में भी वो चीज आती, तो वो अगर उसमें परिवर्तन करने की भी जरूरत है तो उसमें भी एक समय की जरूरत है। वो अचानक से एक दिन में नहीं होने वाला है। इसीलिए आप उसको प्रमोट भी करना चाहते हैं तो सोच समझ के करना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि इससे यील्ड पे क्या प्रभाव होगा, कॉस्ट पे क्या प्रभाव होगा, किसानों पे बर्डन कितना आएगा। अगर वो मार्केट जैसे बहुत सारा जो इंटरवेंशन है आज की तारीख में, जो मुझे लगता है कि जरूरत है, वो मार्केट के लेवल पे इंटरवेंशन की जरूरत है, ताकि किसान अगर अपना अनाज तैयार करे तो उसके बाद उनको भटकने की जरूरत ना पड़े कि वो उसको बेचने के लिए कहाँ जाए, उनको बिल्कुल आसानी से बाजार मिले। जब वो बाजार के अंदर में सामान बेचे तो उनको कीमत के लिए रोना ना पड़े। ऐसा ना हो कि जितना लागत लगाया उससे कम पे उनको बेचना पड़े। कई बार डिस्ट्रेस सेलिंग होता है हमारे देश के अंदर में, वो सच्चाई और बड़े पैमाने पे होता है। तो ये जरूरत है कि उनको उचित कीमत मिले। अगर हमारे देश के अंदर में ऑलरेडी एमएसपी का प्रोविजन है, लेकिन एमएसपी का प्रोविजन सिर्फ कागजों तक ना रहे, वो किसानों को कैसे मिले, इसको बनाने की जरूरत है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट को मजबूत करने की जरूरत है, इस पे हमें फोकस करने की जरूरत है। तो इन तमाम चीजों से किसानों का फायदा हो सकता है, ये एक रास्ता है।
जो कई लोगों ने सुझाया है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का सुझाव अगर कॉस्ट के साइड में भी है, तो मुझे लग रहा है कि इस पे रुक करके, ठहर करके देखने, सोचने, समझने की जरूरत है। एक वक्त लगता है, पूरे चीजों को, एक प्रक्रिया है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का, वो होने की जरूरत है। तब जाकर के हम कोई भी क्लेम कर सकते हैं, या तब जाकर कोई भी चीज हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये इसमें वक्त लेना चाहिए, और इन तमाम पहलू को भी, जो क्रिटिसिज्म अभी हमने भी चर्चा किया, जो जैसे कॉस्ट के बारे में हमने बात किया, हमने यील्ड के बारे में बात किया, तो इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोई भी निर्णय होना चाहिए। लास्ट में पूरा सारी चीज समअप करते हुए तीसरे सेगमेंट में एक तो हम आपका क्लोजिंग रिमार्क जानना चाहेंगे। ज्यादातर चीजों के आपने उत्तर दे दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर फेस वैल्यू पे लिया जाए कि चलिए भारत में सरकार जीरो बजट फार्मिंग लागू कर ही देती है, तो इसका भविष्य क्या है, इसकी फिजिबिलिटी क्या है, कितने हद तक ये संभव है अगर इस पे देखा जाए? देखिए, इसकी फिजिबिलिटी और इसकी संभावना, जब तक इस पे कोई कॉन्क्रीट अध्ययन ना हो, तब तक नहीं किया सकता है। आज की तारीख में जितने क्लेम किए गए हैं कि जीरो कॉस्ट बना देता है, उन सारे क्लेम के ऊपर में कुछ ना कुछ सवाल है। चाहे वो ये हो कि खर्च कम होगा, जैसा हमने कहा, या फिर यील्ड बढ़ जाएगा, उसका हमने चर्चा किया। अगर आप गाय के गोबर या गाय के मूत्र की जरूरत है, तो आपको गाय की भी जरूरत है। अगर गाय के मेंटेनेंस का खर्च क्या होगा, वो तमाम पहलू हैं जो दावे किए गए हैं, उन दावों को कटघरे में रखता है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप बाकी के दावे तो आप भूल जाइए, जो साइंटिफिक नहीं लगते हैं सुनने में, लेकिन जो साइंटिफिक लगते भी हैं, उनका एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। और इसीलिए इसका जो भविष्य है, इस बात पर निर्धारित होगा कि आखिर हमें इसका रिजल्ट क्या मिलता है। जी। और जो आज की तारीख में हमारी जानकारी है, वो संदेहास्पद है कि इसको इम्प्लीमेंट करने से हो सकता है कि उपज में कमी हो। इससे हो सकता है कि जो कॉस्ट आज हम फार्मर खर्च कर रहे हैं, वो कॉस्ट में वृद्धि हो जाए, ये भी संभावना है। तो लोग इस तरह की चीजें क्लेम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इन तमाम सवालों का जब तक जवाब नहीं मिलता है, तब तक इसके भविष्य पे प्रश्न चिन्ह बना रहेगा। और इसके भविष्य में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इन सारे जो क्रिटिसिज्म है, उसको काउंटर करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लागत को बढ़ा ही देते हैं, तो फिर इस पद्धति की जरूरत क्या है? अगर इस तरह का रिजल्ट हमें मिलता है, मान लीजिए भविष्य में, कि इससे कीमत में वृद्धि हो रही है, लागत में वृद्धि हो रही है, तो क्यों करेगा कोई इसकी प्रैक्टिस? दूसरा चीज, अगर यील्ड में कमी हो रही है, तो फिर क्यों इसकी जरूरत पड़ेगी? तो ये तमाम चीज के भविष्य पे एक तो रिसर्च से जरूरत है, और दूसरा चीज ये कि जो रिसर्च के आंसर भी मिलेंगे, उससे भी इसके भविष्य वहीं से निर्धारित होगा कि आखिर इसको क्या करना चाहिए, इसको लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जीरो बजट फार्मिंग के बारे में यही कहा जा सकता है, जैसे मनीष जी ने कहा, कि अगर आपको गाय के मूत्र की या गाय के गोबर की जरूरत है, तो आपको गाय की भी जरूरत है। तो ये था आज का खर्चा पानी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया मनीष जी। थैंक यू दर्पण जी।